सॉरी, वो पुराना वीडियो कट गया था, इसलिए मैं वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या अंतर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को इतना एनर्जी दिए तो यहाँ पहुँचा और फिर वो प्रोडक्ट बना, तो ये मेरा है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी यही है, यहाँ पे जो एनर्जी है किसका? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब हमको एक्टिवेशन एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है? रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है। ग्राफ, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट ने कम कर दिया। अब कुछ बात है जो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है फास्ट रिएक्शन। सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा तो रिएक्टेंट को ज़्यादा ऊपर तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा। और हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है स्लो रिएक्शन। रिएक्शन जब बहुत ज़्यादा हाई ऊपर जाना पड़ेगा तो रिएक्शन स्लोली होगा। एक्टिवेशन कैटलिस्ट change the rate of reaction by the presence of, but their presence is not required for every reaction to occur। क्या कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट रिएक्शन को बस फास्ट कर रहा है लेकिन रिएक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय आइदर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अरेनियस कांस्टेंट। ये देखो फार्मूला में, फार्मूला मेरा क्या है? फार्मूला है K इक्वल्स टू ए का पावर ई का पावर माइनस EA/RT। जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, तुम मैथमेटिक्स लगाओ, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा। नेगेटिव में कम होने का मतलब होता है बढ़ना, तो ये चीज़ बढ़ गया, अब बढ़ गया तो K भी बढ़ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट कांस्टेंट बढ़ गया, और जब रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। तो ये जो रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया। रेट कांस्टेंट बढ़ने का दूसरा तरीका क्या है? रेट कांस्टेंट बढ़ने का दूसरा तरीका है टेम्परेचर बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये फ्रैक्शन घट जाएगा। अब फ्रैक्शन घट जाएगा तो नेगेटिव में घटने का मतलब होता है बढ़ना, तो ये चीज़ बढ़ जाएगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट कब बढ़ेगा? रेट कांस्टेंट कब बढ़ेगा? या तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाए या तो टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना। अगर कैटलिस्ट नहीं है रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो फिक्स हो गया। तो कैटलिस्ट नहीं है रिएक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से, नहीं तो रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। कैटलिस्ट और टेम्परेचर बस दो ही चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। कैटलिस्ट क्या किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कर देगा? नहीं। अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस कैसे होता है? जैसे देखो, ये है A+B+C+D, ये रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब डेल्टा G इसका नेगेटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। जिसका गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा मतलब अपने आप वो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन इम्पॉसिबल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो हाँ, बाद में होगा, जब हम बाहर से एनर्जी देंगे तो हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप नहीं होगा। और जिसका गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा जिसका गिव्स फ्री एनर्जी ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव हो, जीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस, कौन? नेगेटिव वाला। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव वाला। और जीरो क्या है? इक्विलिब्रियम वाला, है ना। तो क्या कैटलिस्ट किसी के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को चेंज कर सकता है? क्या कैटलिस्ट कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकता है? नहीं। कैटलिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथवे को चेंज नहीं करता है। रिएक्शन वैसे ही होगा, बस
फास्ट होगा थोड़ा, तो कैटलिस्ट गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, उसको कैटलिस्ट तो कुछ नहीं कर सकता है, तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है। दूसरा है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखो अगर मान लो ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी, आगे फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है सी प्लस डी, और यही सी प्लस डी का बैकवर्ड रिएक्शन से बन रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का फॉरवर्ड से बन रहा है सी प्लस डी, सी प्लस डी का बैकवर्ड से बन रहा है ए प्लस बी। तो ये है इक्विलिब्रियम। क्या है ये, इक्विलिब्रियम। अब देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट कर देगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी होगा, लेकिन कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन को भी तो फास्ट कर देगा। कैटलिस्ट दोनों को फास्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड को फास्ट किया बैकवर्ड को फास्ट नहीं किया। अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन को फास्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर जाता, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज। क्या लिखना है, केसी डज नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि वो दोनों रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बुक में ही हम नोट्स लिख लिए हैं। क्या लिख लिए हैं, देखो इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस को कुछ नहीं करता है। डज नॉट चेंज केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं करता है। इट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी को कुछ नहीं करता है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन उतना जल्दी। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ टू रिएक्शन, रिएक्टेंट फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट इजिली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज, बताओ कैटलिस्ट क्या नहीं चेंज कर सकता। एक्टिवेशन एनर्जी जो गलत है, कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करना होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट के फार्मूला में के के फार्मूला में ए ई ए माइनस ई ए बाई आर टी, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो रेट कांस्टेंट के फार्मूला में आता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, minimum amount of energy required by reactant molecule to give product is threshold energy. Minimum amount of energy required by reactant molecule to give product is threshold energy, सही है, गलत है, सही है। मिनिमम है जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। चलो इसको अभी बात छोड़ते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, देखो शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी था और जो हम एक्टिवेशन एनर्जी दिए, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी था इतना और हम एक्टिवेशन एनर्जी दिए इतना, तो अब उनका एनर्जी हो गया इतना, और यही है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इतना एनर्जी मिनिमम चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी हो जाएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, शुरू में जितना एनर्जी था और जितना एनर्जी हम दिए, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन, सही है भाई। अच्छा, ये जो कह रहा था सेकंड वाला, एक्टिवेशन एनर्जी सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। थ्रेशोल्ड एनर्जी सम ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड इसका आंसर होगा कौन, 2। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज टू 2 टाइम्स विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़ता है तो रिएक्शन डबल हो जाता है। देन इफ वी रेज द टेम्परेचर बाई 40 डिग्री द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो बताओ भाई 10 डिग्री जब 1 सेकेंड वेयर इज माई पेन, जब 10 डिग्री रेट बढ़ेगा तो रिएक्शन डबल हो जाएगा, तो 40 करना है, तो 10 में डबल होगा, फिर 20 होगा तो फिर डबल होगा, फिर 30 होगा तो फिर डबल होगा, फिर 40 होगा तो फिर डबल होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 टाइम्स रिएक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रिएक्शन इंक्रीजेज, रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीजेज, बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। देखो ये बात सही है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ता है पर उसके कारण रेट नहीं बढ़ता है। मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ता है, बात सही है,
पर रेट इसलिए नहीं बढ़ता कि काइनेटिक एनर्जी अब ज़्यादा हो गया। रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है उसको क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल अब ज़्यादा हो गए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, पहले कम मॉलिक्यूल कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी 10 है, 5 है, उससे मतलब नहीं है। मिनिमम जो एनर्जी है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उससे कितने मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। A + B C, देखो अब ये हम बताते हैं ये क्या है। ये था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंच गया, अब फिर प्रोडक्ट बना, ये था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनर्जी। ये है रिएक्टेंट, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है प्रोडक्ट। हमको एक बात बताओ, अगर रिएक्शन को हमको, ये रिएक्टेंट लिख दे रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर हमको रिएक्शन को बैकवर्ड करवाना है, मतलब प्रोडक्ट से हमको रिएक्टेंट की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तब हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक तो पहुंचाना है भाई। प्रोडक्ट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाएंगे तब वो रिएक्टेंट बन जाएगा, और रिएक्टेंट को जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट को जो एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा वो तो ज़्यादा होगा। देखो रिएक्टेंट को इतना एनर्जी देना पड़ रहा था कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे, लेकिन प्रोडक्ट को तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको बोलो तुम ये फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है वो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब प्रोडक्ट से बन रहा है रिएक्टेंट, तो जो हमको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, जब प्रोडक्ट को हमको जो एनर्जी देना पड़ रहा है उससे रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये बताओ, तो हम क्या बताने वाले थे, हम बताने वाले थे डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर मान लो प्रोडक्ट इस एनर्जी पे है तो रिएक्टेंट इस एनर्जी पे है, तो ये जो डिफरेंस है ये है डेल्टा एच। तो अगर हमको डेल्टा एच निकालना तो कैसे निकलेगा, एक तरीका ये है कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये आएगा डेल्टा एच। हम बस फार्मूला तुमको लिख रहे हैं। डेल्टा एच जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ था, डेल्टा एच दिया हुआ था 60, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ था 150 यानी फॉरवर्ड का। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी तो ज़्यादा होगा, तो वो कितना होगा भाई 210 होगा। तब ना 210 में से 150 माइनस करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, बैकवर्ड में से फॉरवर्ड को माइनस किए तो सॉरी डेल्टा एच आएगा, एंथैल्पी आएगा, क्या आएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब बैकवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी में से फॉरवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करेंगे। ये एक क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, एक बार ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, तो इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस जिसमें कौन फास्ट है बताओ। स्टेप 1 का तो एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है ज़्यादा है और स्टेप 2 का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो फास्ट कौन है, फास्ट है सेकेंड स्टेप। इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस, स्टेप 2 इज स्लोअर देन स्टेप 1, गलत, स्टेप 1 इज स्लोअर देन स्टेप 2, ये सही है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट ना, टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता, क्या बोले थे तुमको कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रहता तो वो भी आंसर होता, लेकिन यहाँ सिर्फ टेम्परेचर आंसर ऑप्शन में है तो सिर्फ टेम्परेचर होगा। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन इज वेयर। अब देखो ये तो तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, जो हम लोग का इक्वेशन है k = a का पावर माइनस EA/RT, उसी का 2 फॉर्म है, उसी का बहुत तरह तरह का फॉर्म है, लॉग में फॉर्म a को k को ऊपर। इसका आंसर तुम लोग खुद से बताना, अभी वीडियो पॉज कर लो, इसका आंसर बताना कि क्या है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है ना,
इसका मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना हो जा रहा है। इफ़ द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 टू 55, कितना डिग्री बढ़ाया बताओ? 30 डिग्री बढ़ाया। 30 डिग्री बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो 10 डिग्री बढ़े तो 3 गुना होगा, 20 डिग्री बढ़े तो 3 इंटू 3, और 30 डिग्री बढ़े तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब यानी 27 टाइम्स होगा। ठीक है, ये क्या है? इन अर्डेनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a का पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बोल रहा है कि a क्या है, तो a है अर्डेनियस कांस्टेंट, तो यहाँ पे कहीं अर्डेनियस कांस्टेंट दिया नहीं हुआ है, तो a यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। ये देखते हैं, टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है तो k इक्वल टू a हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो है, दोनों देख लेना। बाय।